नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में सबसे आबादी वाला देश भारत के लिए आपदाएं कोई नई चीज नहीं है। ये हादसे इंसानों की वजह से हो सकता है या कुदरती भी। मौसम से जुड़े ये हादसे क्लाइमेट में हो रहे बदलाव की निशानी है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोग अपना जान बचा के भाग रहे थे। ग्लेशियर और पत्थर की वो भयानक सैलाब पहाड़ों को चीरता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी प्रचंड वेग का सामना करना किसी इंसान के लिए नामुमकिन था, और वो बढ़ रही थी सब कुछ तबाह करने, जिसे इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और कुदरत का शोषण कर रहा था। यह हादसा उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, जब रैनी गांव के पास एक ग्लेशियर टूट गया था। यह हादसा में करीब 83 लोगों की मौत हो गया था और 150 से भी ज़्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा डिजास्टर हुआ है, ना ही ये आखिर है। इस साल भी 2023 में हिमाचल प्रदेश के पूरे 12 जिले में से 11 जिला पूरी तरह से तबाह हो गया। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ऐसा डिजास्टर आने वाले समय में और भी ज़्यादा खतरनाक और उसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जैसे ही मैं अपने पिछले वीडियो में 2050 के भारत के बारे में बताया था, तो आज मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस पर एक वीडियो बनाना, ताकि हम आने वाले समय के लिए प्रिपेयर रह सकें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, 2021 चमोली उत्तर भारत, यह है हिमालय का द्वार। ऋषि गंगा घाटी नंदा देवी की तलहटी में मौजूद है। नंदा देवी पर्वत भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। 7 फरवरी रविवार की सुबह ऋषि गंगा की शांत और साफ पानी किसी गुस्सेल बाढ़ की तरह अपनी प्रचंड वेग के साथ उफनता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये उफनता हुआ पानी सीधे तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ बढ़ने लगा। इस विजय कंस्ट्रक्शन साइट में 200 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। पानी की हाइट कम से कम 15 से 20 मीटर ऊंची थी और देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर दिया। इस साइट पर काम करने वाले कर्मचारी के पास अपनी जान बचाने के लिए बहुत कम समय बचा था। पानी का ये गरजता हुआ सैलाब की आवाज़ कुछ लोगों के कान तक पड़ी और वो अपनी जान बचा के भागने लगे। कुछ ही मिनटों में ये तबाही खत्म हो गई। तपोवन हाइड्रो पावर स्टेशन अब एक डिजास्टर साइट बन चुका था। पानी की वो खौफनाक सैलाब और उसकी ताकत ने यहाँ के बड़े बड़े मशीनरीज को तोड़ मरोड़ दिया था। पानी की दिशा बदलकर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो टनल बनाए गए थे, अब वो टनल ना जाने कितने मजदूरों के लिए मौत का फंदा बन चुका था। ऐसे में कई सारे एजेंसी मिलकर बचाव अभियान चलाने लगे। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF, इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। एक्सपर्ट्स के हिसाब से माना जाता है जो डिजास्टर आया था उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था, और रेस्क्यू टीम को जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वहां करीब 206 लोग मिसिंग थे, जिसमें से बहुत सारे लोग टनल के अंदर फंसने की संभावना था। रेस्क्यू टीम इस बदले हुए इलाके को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। ना उनके पास कोई नक्शा था, ना उन्हें कोई गाइड करने के लिए वहाँ मौजूद था। उन्हें ये समझना बहुत मुश्किल था कि कहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक सुरंग के अंदर कुछ मजदूर फंसे हुए थे और वो जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस हादसे को सामने करने वाले और वहाँ से जिंदे बच के निकलने वाले कुछ सर्वाइवर का कहना है कि किस तरह उनका हाथ पैर ठंड के कारण सुन्न होने लगा था। पीने के लिए पानी नहीं था और उनके पास कुछ था तो बस उनका उम्मीद और हौसला ही था। उनका कहना है कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगे थे, अपने मन को बहला रहे थे ताकि वो किस तरह इस मुसीबत का मुकाबला कर सके। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और हर मिनट बहुत कीमती था, और बाहर रेस्क्यू टीम पूरा शिद्दत से लोगों को बचाने के कार्य में लगे थे। रेस्क्यू टीम का कहना था कि पूरे इलाके में करीब 5 से 6 मीटर ऊंचाई तक कीचड़ भरा था। टनल तक पहुंचने की कोई रास्ता नहीं था, पर बड़े मुश्किल के बाद किस तरह वो उस जगह तक पहुंच के खुदाई स्टार्ट करने लगे। पुराने और नए दोनों ही तरह के सर्च टेक्निक्स इस्तेमाल किए गए थे। साथ में स्निपर डॉग्स भी इस काम में लगे हुए थे। साथ ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से फंसे हुए लोगों को ढूंढने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग टेक्नोलॉजी का मदद लिया जा रहा था। सुरंगों में फंसे हुए मजदूरों की किस्मत ने साथ दिया। उनमें से एक मजदूर का मोबाइल नेटवर्क काम करने लगा था और इस सिग्नल के माध्यम से वो रेस्क्यू टीम को गाइड कर पाया, और इंडियन आर्मी के 3 जवान उस सुरंग के अंदर गए और बचे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद किए और एक एक करके पूरे 12 लोगों को उस टनल में से निकाले।
इस बीच दूसरे टनल पर काम करने वाले रेस्क्यू टीम्स बुलडोजर और एक्सकावेटर के जरिए रास्ता साफ करने की कोशिश में लगे थे, पर हर गुजरते दिन के साथ जिंदा बचे लोगों के मिल पाने की उम्मीद घटती जा रही थी। रेस्क्यू टीम का कहना है कि वो इस तरह का तबाही फर्स्ट टाइम देखे हैं। इस तबाही में जितना भी टनल था वो सारे मलबे से ब्लॉक हो गया था। उन्हें कहीं पर भी टनल के अंदर जाने की रास्ता नहीं मिल रहा था और रेस्क्यू टीम के लिए अब लाइव रेस्क्यू करना लगभग ना के बराबर हो गया था। रेस्क्यू टीम दिन रात लगातार काम कर रहे थे। साथ में जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे जो हर कोई उस वक्त जानना चाहता था। ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था जो चमोली को इतना बड़ा तबाही झेलनी पड़ी? कुछ इंडियन साइंटिस्ट मानते हैं कि यह एक नेचुरल कॉज था, पर एक्चुअल में ये नेचुरल नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसका शुरुआती वजह एक ग्लेशियर फटने से हुआ था। पहाड़ी इलाके में ऐसा अक्सर होता है। पानी ग्लेशियर के नीचे जमा होता है और फिर ग्लेशियर को ऊपर उठा देता है और ये पानी ग्लेशियर के नीचे से बहने लगता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर ये ग्लेशियर क्या होती है? ग्लेशियर बेसिकली आइस होता है, यानी बर्फ, और ये ऐसा आइस है जो किसी पहाड़ के बराबर होता है और ये हजारों सालों से ऐसे ही रहता है बिना पिघले हुए। दुनिया में सबसे पुरानी ग्लेशियर की उम्र है करीब 30,000 साल। यह हमेशा ऐसा ही रहता है, मेल्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है। तो आइए टॉपिक में वापस चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को की अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपनी प्लैनेट ने बिना देर किए अपने सैटेलाइट डाटा रिसर्चर्स के लिए रिलीज कर दिया। नासा और प्लैनेट कंपनी के साथ हुई एग्रीमेंट के तहत साइंटिस्ट डाटा हासिल करते हैं और वो डाटा के इकट्ठा होने की कुछ ही घंटों में तस्वीरें पा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ये भयानक लैंडस्लाइड की शुरुआत आखिर हुई किस वजह से। प्लैनेट के सैटेलाइट कैमरा को इस पहाड़ों में कुछ चीजें नजर आया और वो सिर्फ 27 मिनट के फासले में 2 तस्वीरें कैप्चर करने में कामयाब हुए। एक तस्वीर जब लैंडस्लाइड शुरू हो रहा था और दूसरा तब की जब बाढ़ घाटी से नीचे आने लगी थी। सैटेलाइट इमेज से यह पता चला है कि 7 फरवरी के सुबह जो मास पहाड़ से अलग हुआ था उसकी ऊपरी हिस्से में दरारें बनने लगी थी। पत्थर और ग्लेशियर की बहुत बड़ा हिस्सा जो करीब 35 मिलियन क्यूबिक यार्ड जितना था, यानी पूरे दिल्ली शहर को कवर कर सकता था, और इसके गिरने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में खतरनाक एवलांच शुरू हो गया। इस ताकत के शुरुआती हिस्से में, यानी जब ये ग्लेशियर और पत्थर ऊपर से फिसलता हुआ 1800 मीटर नीचे तक पहुंचा, तब उसका ताकत करीब 16 हिरोशिमा एक्सप्लोजन जितना हो गया था। ये तबाही के दौरान जबरदस्त एनर्जी देखी गई थी और ये कहा जा सकता है उत्तराखंड में अचानक आई ये तबाही कभी ना कभी आनी ही थी। हिमालय में अफगानिस्तान और भूटान के बीच करीब 15,000 ग्लेशियर्स मौजूद है। बर्फ की ये ठोस चट्टानें कभी आसानी से हिलने वाली नहीं थी, पर धरती के बढ़ते तापमान की वजह से अब ये ग्लेशियर पिघलने लगी है। चमोली हादसे के लिए क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी का बढ़ता तापमान दोनों जिम्मेदार है। इस जगह का इकोलॉजी सबसे ज़्यादा अलग है और ये एक ऐसा जगह है जहां इंसान सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और इन्हीं रीजन्स की वजह से क्लाइमेट में बदलाव आ रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड की 20 नदियों पर करीब 60 छोटे और बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसलिए यहाँ टनल्स और हाईवेज बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ने के लिए अक्सर ब्लास्ट किया जाता है। तो जिस तरह हम नदियों में बांध बना रहे हैं, तो ये सब देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये और कुछ नहीं, बस ये एक मैन मेड डिजास्टर है, यानी इंसान द्वारा किए गए आपदा है। इस हादसे को 1 हफ्ता हो गया था। लगातार मेहनत के बाद 5वें दिन जब उन सुरंगों में बोरवेल किया गया, पता चला नीचे आसपास के सभी टनल में पानी भरा हुआ है। तब लाइव रेस्क्यू की संभावना खत्म हो गई और 6वें दिन से वहां से डेड बॉडीज निकलना शुरू हो गया था। मरने वालों की संख्या 83 बताई गई, पर एक्चुअल में 121 लोग भी मिसिंग थे। उन्हें मृत मान लिया गया था। सुरंगों में से सिर्फ 16 लोगों को ही बचाया जा सका। यह हादसा अपने आप में ही एक अनोखा था। इसे ब्लफ नहीं कहा जा सकता था। यह ग्लेशियर आउटबर्स्ट नहीं था और ये एवलांच भी नहीं था, ना ही ये लैंडस्लाइड था। ये एक बस इंसान के करतूत के परिणाम स्वरूप इन सारे चीज़ों का मेल था, जिसके कारण करीब 200 से भी ज़्यादा लोगों को अपने जीवन से हाथ धोनी पड़ी। तो आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पहाड़ी इलाके में इस तरह के हादसे और भी होते रहेंगे।
और इसके पीछे कई वजह भी जिम्मेदार होंगे। इससे हम एक मल्टी हैजार्ड डिजास्टर कह सकते हैं। पहाड़ी इलाके में अंदर और बाहर दोनों जगह पर ऐसे हादसे की फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड पूरी दुनिया में बढ़ते ही जा रहा है। क्लाइमेट की बदलाव नजर आ रही है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकता है और साथ ही बादल फटने की चांसेस भी ज़्यादा है। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इनका कहना है कि पहाड़ी इलाके में अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या हम इंसानों का कोई फर्ज नहीं बनता क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए? पहाड़ों में इतने कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्या ये जरूरी है? अब तक इतने सारे डिजास्टर को देखने के बाद भी गवर्नमेंट को अलर्ट नहीं होनी चाहिए? गवर्नमेंट को अपनी डेवलपमेंट पहाड़ों में रोकनी चाहिए और हम इंसानों को भी पहाड़ों पर गंदगी फैलाने से रोकना होगा। और ये किसी एक का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करनी चाहिए ताकि आने वाले कल के संकट को टाला जा सके। दोस्तों, अगर मेरे बातों में जरा सा भी दम लगा, अपने फ़ोन उठाओ और नीचे कमेंट करो और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे जो ये सबके पीछे है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए और ऐसे खबर हमेशा सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।